नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है केवीएस एग्ज़ाम की? दोस्तों अच्छा से करते रहिए तैयारी, अपना 100% दीजिए। और ये जो 3 से 4 दिन का टाइम आपके पास है, इसमें आप लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आपसे हो पाए रिवीजन करिए। जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैनल पर हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का जितना भी वीडियो है, ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग रिपीट करके देख लें। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको अच्छा खासा हेल्प होगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको बताए थे कि 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको करवाएंगे, तो इसमें टोटल 50 से ऊपर करंट अफेयर्स लिए हैं। आप लोग लास्ट तक देखें। ऑल टू ऑल करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा है, और हो सके तो आपको एक वीडियो और करंट अफेयर्स का दे देंगे कल से परसों तक, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स देंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस चैनल पे पहले जितना भी करंट अफेयर्स आया हुआ है, ऑल टू ऑल आप लोग देख लें। ओके, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर्स पहले भी इस चैनल पे अपलोड किया गया था। यदि आप लोग नहीं देखें तो देख लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और स्पेशल ओलंपिक से एक वीडियो दिए थे कुछ दिन पहले, यदि आप लोग नहीं देखें तो वो भी देख लें। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित भी एक क्वेश्चन उसमें है, जो कि आपको इस एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा यदि ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। और नहीं तो सभी एग्जाम में आपको अच्छा खासा हेल्प करते रहेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो का ऑल टू ऑल करंट अफेयर्स अच्छा से देख लेते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, आपको ये करंट अफेयर्स केवीएस एग्जाम सहित सभी एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा, और आगे भी अच्छा अच्छा करंट अफेयर्स आपको ला के देंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिए हैं कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय के मामले में राज्यपाल की शक्तियां मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो पावर होता है वो राज्यपाल के हाथ में होता है, गवर्नर के हाथ में, है ना। लेकिन हाल ही में एक राज्य में उसके विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि राज्यपाल की जो शक्ति है विश्वविद्यालय से संबंधित वो मुख्यमंत्री के हाथों में आ जाएगी। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना। जब जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दोनों में थोड़ा अनबन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, है ना। उसी समय ये प्रस्ताव पारित किया गया था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं ना। तो आपसे कहीं ये पूछा जाए कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के थे, है ना। और अभी वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है दोस्तों? सीवी आनंद बोस। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बने तो उस समय वो राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिए थे, और उसके बाद सीवी आनंद बोस वहाँ के राज्यपाल बने हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों? जून 2022 में अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है पहले नाम क्या था? व्हीलर द्वीप, है ना। तो व्हीलर द्वीप का ही नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। तो आप ये भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये भी आता है कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो यह एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो ये अग्नि 4 मिसाइल जो कहाँ से लॉन्च की गई जून 2022 में, तो ये चांदीपुर उड़ीसा से, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं थोड़ा। ये अग्नि 4 मिसाइल का रेंज क्या है दोस्तों? तो ये 4000 किलोमीटर का इसका रेंज है। और यह किस टाइप का मिसाइल है दोस्तों? तो यह सतह से सतह टाइप का है, यानी सरफेस टू सरफेस, है ना। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है दोस्तों? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा और आगे देख लेते हैं जानकारी। ये वी कामत से पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, जो अभी क्या है? जी सतीश रेड्डी वर्तमान में क्या हैं? तो ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर, है ना। ये अभी डिफेंस मिनिस्टर के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं ये पूछा जाए कि रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है, तो जी सतीश रेड्डी को। ओके, हाँ, जो कि पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और थोड़ा इसी में देख ले दोस्तों कि अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह हैं। डीआरडीओ का स्थापना कब किया गया? डीआरडीओ कब बनाया गया? तो 1958 में बनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में, है ना। इसके बाद देख ले दोस्तों कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। तो डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, है ना, बलस्य मूलंग विज्ञानम। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च
एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 5 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के क्यूएस रैंकिंग 2023 में भारत का सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान किसे चुना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं उसका एक रैंकिंग जारी किया जाता है, किसके द्वारा, क्यूएस एक संस्था है उसके द्वारा। ओके, तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है 2023 के लिए, इसमें भारत का भी शैक्षणिक संस्थान है। टॉप पर है जो सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान है वो कौन सा है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, जिसका विश्व में रैंकिंग 155वां दिया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार और अच्छा से देख लें कि विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के क्यूएस रैंकिंग 2023 में भारत का सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान किसे चुना गया है, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को चुना गया है, जिसका विश्व में स्थान 155वां है और भारत में पहला स्थान दिया गया है। ओके, भारत में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें इसका प्रथम स्थान दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और एक पॉइंट क्या है दोस्तों, क्यूएस रैंकिंग जो आया है इसमें भारत का टोटल 41 संस्थान इंस्टीट्यूट इसमें शामिल की गई है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। वो क्वेश्चन तो भारत की बात हो गई दोस्तों, अब विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा शैक्षणिक संस्थान है, ये क्वेश्चन वही कह रहा है कि विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के क्यूएस रैंकिंग 2023 में विश्व का सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान किसे चुना गया है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये कौन सा संस्था है दोस्तों, तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका का है। इसको दुनिया का यानी कि विश्व का सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान चुना गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये क्यूएस रैंकिंग जो जारी करता है ये क्यूएस कहाँ का संस्था है, तो ये लंदन स्थित संस्था है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 7वां नंबर क्या है दोस्तों, भारतीय सेना के तीनों अंगों में नौजवानों की भर्ती के लिए 14 जून 2022 को कौन सी योजना की घोषणा की गई, तो ये कौन सी योजना थी दोस्तों, अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। कब, 14 जून 2022 को। और ये वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों में सेना का भर्ती करेगा। ओके, और इसमें जो सैनिक भर्ती होंगे उसको अग्निवीर कहा जाएगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे योजना पूछे तो अग्निपथ योजना होगा, है ना, और आपसे सैनिक का नाम पूछे कि सैनिक का क्या नाम दिया गया, तो अग्निवीर, है ना। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अग्निवीर योजना भी ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन आंसर होगा अग्निपथ योजना। ओके, हाँ, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 8वां नंबर क्या है दोस्तों, गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कोलंबिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों, बगोटा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, कोलंबिया की राजधानी बगोटा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है दोस्तों, बोंग बोंग मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बोंग बोंग मार्कोस जूनियर। ओके, हाँ, और फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों, मनीला। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है दोस्तों, ब्रिक्स देशों के 14वां शिखर सम्मेलन 2022 किस देश की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ, तो ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ दोस्तों, तो वो चीन की मेजबानी में हुआ। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ, अगला कहाँ होगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्या है दोस्तों, ब्रिक्स देशों का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में प्रस्तावित है, यानी कि किस देश में संपन्न होगा दोस्तों, तो ये साउथ अफ्रीका में संपन्न होगा, दक्षिण अफ्रीका में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपसे 2023 वाला पूछे तो ये साउथ अफ्रीका में होगा, आपसे 22 वाला पूछे कि कहाँ हुआ तो वो चाइना में हुआ, चीन में, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसको तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है, तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ओके, और इसका सम्मेलन भी इस अल्फ़ाबेट के अनुसार ही होता है दोस्तों। ओके, जैसे कि चाइना में हुआ था 2022 में इसका सम्मेलन, और 23 में कहाँ हो रहा है अगला, साउथ अफ्रीका में। इसी तरह 24 वाला कहाँ हो जाएगा, ब्राज़ील में, उसका अगला कहाँ होगा, रसिया में, उसका अगला कहाँ होगा, इंडिया में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। यदि कुछ बीच में ऐसा अनहोनी ना आए तो ये इसी अनुसार बैठक होते रहती है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्या है दोस्तों, G7 का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ, यानी कि G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों, तो ये जर्मनी में संपन्न हुआ। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और जर्मनी का जो जगह का नाम था वो स्लॉस एल्मो था, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये G7 पहले G8 था, लेकिन रूस को इससे अलग करने के बाद अब ये G7 के नाम से प्रसिद्ध है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं।
13 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में प्रस्तावित है। यानी कि G7 का शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा, तो वो जापान में होगा। इसको भी आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और अब थोड़ा आप लोग देख लीजिए कि G7 में कौन कौन सा देश शामिल है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश G7 में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं ना। आप लोग ये देख लें कि G7 में कौन कौन सा देश शामिल है। इसमें 7 देश हैं। कौन कौन है, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 देश है। पहले इसमें रसिया भी था तो 8 था, लेकिन अभी रसिया इसमें नहीं है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये सातों का सातों नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आप लोग थोड़ा इसको भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि किस देश के कौन राष्ट्र अध्यक्ष हैं। इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे कहीं पूछा जाए कि वर्तमान में कनाडा के पीएम कौन है, यानी कि प्रधानमंत्री, तो अभी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये लिखा जाता है अंग्रेजी में इस तरह, लेकिन हिंदी में इसको ट्रूडो कहा जाता है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये इमैनुअल मैक्रोन है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। उसके बाद इटली के पीएम कौन है अभी, तो वो मारियो ड्रागी है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जापान के पीएम कौन है, फुमियो किशिदा है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, है ना। आप लोग देखे ही होंगे, सुने ही होंगे, तो आप लोग वो भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों ब्रिटेन के पीएम कौन है अभी, तो ऋषि सुनक हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। उसके बाद अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो ये जो बाइडन है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और अंतिम जो है जर्मनी के चांसलर कौन है, तो वो ओलाफ स्कोल्ज हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये सातों देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनका नाम आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 14 नंबर क्या है दोस्तों, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए विश्व का सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है, जिसे प्रथम स्थान दिया गया। यानी कि विश्व में रहने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन है, तो वो वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान किस देश का दिया गया है, वो वियना को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। 15 नंबर क्या है दोस्तों, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत में रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है। यानी कि इस इंडेक्स में जो शामिल किया गया है दोस्तों भारत का शहर, ओनली 2 शहर है। कौन कौन है, दिल्ली है और मुंबई है। दिल्ली का स्थान पूरे विश्व में 112वां स्थान दिया गया है और मुंबई का 117वां स्थान है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। भारत का ओनली 2 शहर है, दिल्ली और मुंबई। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर किस देश को रखा गया है जहां सर्वाधिक शांति है। यानी कि सबसे ज़्यादा शांति किस देश में है दोस्तों, तो वो आइसलैंड में है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, एकदम ठंडा ठंडा जगह, बर्फ वाली जगह, एकदम मतलब वहाँ पर शांति है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आप लोग इस तरह से ध्यान में रखेंगे कि आइसलैंड में, आइस में एकदम शांति है ना। वैश्विक शांति सूचकांक में जो प्रथम स्थान पर है वो आइसलैंड है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद आपसे कहीं पूछ दे सेकंड पे कौन है, तो न्यूजीलैंड, और थर्ड पे कौन है, तो आयरलैंड। आप लोग ध्यान में रखेंगे, तीनों का तीनों लैंड ही है ना। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में से कोई भी पूछेगा तो आप अच्छा से आंसर दे सकते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। यानी कि भारत का स्थान क्या है वैश्विक शांति सूचकांक में, पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो 135वां स्थान है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, 135। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और 18 नंबर क्या है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान पर किस देश को रखा गया है जहां सबसे कम शांति है, तो ये अफगानिस्तान को रखा गया है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जहां पे अभी वर्तमान में तालिबानी हुकूमत है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछा जाए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी किया है, कौन जारी करता है, तो वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कहाँ पे है, सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में। यही संगठन ये इंडेक्स जारी करता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर क्या है दोस्तों, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर किस देश को रखा गया है। यानी कि पर्यावरण निष्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो वो डेनमार्क है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इसका राजधानी कहाँ है दोस्तों, कोपेनहेगन है ना। तो आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपसे कहीं राजधानी पूछे तो कोपेनहेगन। ओके, तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, डेनमार्क है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका क्या है दोस्तों, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो भारत का जो स्थान दिया गया दोस्तों सबसे नीचे 180वां स्थान पे, यानी कि 180, टोटल 180 देश को इसमें शामिल किया गया था और भारत का स्थान सबसे नीचे दिया गया, जो कि भारत के तरफ से इसे अस्वीकार किया गया कि इसमें तथ्य को गलत तरीक़ों से पेश किया गया है। ओके, हाँ, तो इस रैंकिंग में जो भारत का स्थान दिया गया दोस्तों वो सबसे नीचे
किसमें, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान सबसे नीचे दिया गया, 180वां स्थान। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए 21 नंबर देखते हैं। ये 21 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता। दोस्तों इसमें चारों का चारों ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन दिए हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होता है। इसमें हर तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित, हर तरीका का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग कम से कम एकल सिंगल वाला तो याद रखें ही रखें, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यदि डिफ़िकल्ट करना चाहेगा तो आपसे मिश्रित भी पूछ सकता है, युगल भी पूछ सकता है ना। तो इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन दिए हैं ऑल टू ऑल एकल करवा दी हैं आपको। एक साल में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। 2022 में जो चारों हुआ है, चारों का चारों इसमें दे दिए हैं। आप लोग अच्छा से देख लीजिए और सभी का सभी आप याद रखिएगा, आपको आगामी सभी एग्जाम में अच्छा खासा काम देगा। ओके, साल के शुरुआत जब होता है, सबसे शुरू में जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ओके, तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानें, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके आपको ऑल टू ऑल बता देंगे, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये राफेल नडाल जीते थे, जो कि किस देश के हैं, स्पेन के हैं। और इसमें उपविजेता कौन रहे, तो डेनियल मेदवेदेव रहे। इसको भी आप अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये किस देश के हैं, तो रूस के हैं। देश का नाम भी पूछा जाता है आपसे कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। डेनियल मेदवेदेव किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, हाँ दोस्तों, ये ब्रैकेट में जो लिख दिए हैं हार्ड कोर्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है वो किस पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और साल का जो शुरुआत होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही होता है। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। ये आपका पुरुष एकल था, और अब हम लोग देख लेते हैं महिला एकल। और ये 2022 का है। अभी 23 में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। आपका जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, लेकिन 23 वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन आने का चांस बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। केबीएस एग्जाम में आने का चांस अभी बहुत ही कम है, लेकिन 2022 का चारों आप लोग अच्छा से देख के जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों ये महिला एकल है। ऑस्ट्रेलियन महिला एकल का खिताब कौन जीता, तो ये एशले बार्टी जीती है। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। और इसमें उपविजेता कौन रही, डेनिले कॉलिंस रही, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, देश का नाम भी पूछा जाता है ना। आप लोग रिपीट करके देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है दोस्तों, और इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है। ओके, हाँ तो आप लोग सीक्वेंस भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो इसके भी जो विजेता हैं दोस्तों वो राफेल नडाल ही हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विजेता राफेल नडाल ही थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और इसमें जो उपविजेता रहे वो कास्पर रूड रहे, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है दोस्तों, वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे, हार्ड कोर्ट में, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, है ना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंच ओपन महिला एकल कौन जीती कौन हारी। फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीती, तो ये ईगा स्वेतक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है, वो जीती। और इसमें उपविजेता जो रही वो कोको गॉफ रही, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद होता है विमंडलन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो ये नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कि सर्बिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और इसका उपविजेता कौन रहे, तो वो निक किर्गिओस रहे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये विंबलडन कहाँ खेला जाता है दोस्तों, तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं महिला एकल का खिताब किसने जीती। तो दोस्तों विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल खिताब किसने जीता, यानी किसने जीती, तो किसने जीती दोस्तों, तो एलेना रिवेकिना है, जो कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। और उपविजेता जो इसमें रही वो ओनस जबियोर रही, जो कि तुनिसिया की खिलाड़ी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अंतिम में अमेरिकी ओपन, जो कि साल के लास्ट में होता है अमेरिकी ओपन। ओके, चलिए देखते हैं पुरुष एकल और महिला एकल कौन कौन जीता कौन हारा। अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये कार्लोस अल्काराज हैं, जो कि स्पेन के हैं, वो जीते हैं। और उपविजेता जो इसमें रहे वो कास्पर रूड रहे, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी है ना। और ये अमेरिकी ओपन कहाँ खेला जाता है दोस्तों, तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट में ही था, तो आप लोग इसको भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में था, और विंबलडन वो ग्रास कोर्ट पे था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे सभी बात को। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
महिला एकल का खिताब किसने जीती अमेरिकी ओपन का? तो दोस्तों अमेरिकी ओपन महिला एकल का खिताब इगा स्वेतक जीती है, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और उपविजेता जो रही वो ओनस जब्यूर रही, जो कि तुनिसिया की खिलाड़ी हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन बहुत ही VVI है। आप लोग रिपीट करके देख लेंगे, नाम याद कर लेंगे, और आपसे हो सके तो देश भी याद कर लेंगे कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। सभी एग्जाम में आपको काम देते रहेगा। ओके, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट से उतना ही क्वेश्चन दिए थे, आप लोग अच्छा से देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 नंबर क्या है दोस्तों? फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में संपन्न हुआ? तो ये कतर में संपन्न हुआ दोस्तों। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या है दोस्तों? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना? तो विजेता जो बना दोस्तों वो अर्जेंटीना बना, और उपविजेता जो बना वो फ्रांस बना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। और ये फाइनल मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जो लोग देखे होंगे उनको अच्छा से याद होगा। तो आप लोग विजेता और उपविजेता को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या है दोस्तों? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बॉल किसे प्रदान किया गया? वो लियोन मेसी को प्रदान किया गया, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए 32 नंबर देखते हैं। ये आपका गोल्डन बॉल हो गया, और ये क्या है? गोल्डन बूट अवार्ड, है ना। यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बूट किसे प्रदान किया गया? तो वो केलियन मबाप्पे को प्रदान किया गया, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, और फाइनल में ये अपना अच्छा भूमिका निभाए थे, है ना। आप लोग देखे होंगे तो आपको याद होगा इनका नाम, है ना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है दोस्तों? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो राजीव कुमार है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या है दोस्तों? वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कौन है? यानी कि CAG कैग, भारत के कैग अभी कौन है? तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये कैग बनने से पहले क्या थे? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ये प्रथम उपराज्यपाल बने थे 31 अक्टूबर 2019 को, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे इनका नाम। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या है दोस्तों? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो अभी कौन है उपराज्यपाल? तो ये श्री मनोज सिन्हा हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि प्रथम कौन थे? तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जैसा कि आपको अभी बताए थे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना। आप लोग ये डेट भी अच्छा से याद रखेंगे। ओके, हाँ, श्री मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल है। ओके, हाँ, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 36 नंबर क्या है दोस्तों? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो अभी वर्तमान में बने हैं 12 फरवरी 2023 से वो BD मिश्रा बने हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के उपराज्यपाल थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। यदि आपको फरवरी के अनुसार पूछेगा तो BD मिश्रा आंसर होगा, और नहीं तो 31 जनवरी 2023 तक पूछेगा लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं, तो राधा कृष्ण माथुर आंसर होगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये कब बने थे? ये 31 अक्टूबर 2019 को बने थे, जिस दिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के उपराज्यपाल बने राधा कृष्ण माथुर। इनको RK माथुर भी कहा जाता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इन सभी बातों को आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बना। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या है दोस्तों? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यानी कि CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वो DY चंद्रचूड़ बने हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। कब से बने हैं? तो 9 नवंबर 2022 से बने हैं। इनसे पहले कौन थे? उदय उमेश ललित थे, जिनको UU ललित भी कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, और ये 50वें बने। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं 39 नंबर क्या है दोस्तों? वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि UPSC के अध्यक्ष अभी कौन है? तो वो मनोज सोनी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं 40 नंबर क्या है दोस्तों? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो वो S जयशंकर हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वो विनय मोहन क्वात्रा हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये नंबर के हिसाब से तो 41 क्वेश्चन था, लेकिन आप देखेंगे तो वास्तव में ये 50 से ऊपर क्वेश्चन है, 60 के आसपास क्वेश्चन है। ओके, हाँ, तो दोस्तों आप लोग ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन को रिपीट करके देख लें। कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ला के दें, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको अच्छा से तैयारी करवाते रहेंगे। जो भी आपका एग्जाम हो उसमें GK GS करंट अफेयर्स का अच्छा आपको कंटेंट ला के देते रहेंगे, और एग्जाम से संबंधित जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।